नमस्कार। नोटबंदी पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने आखिर दे ही दिया। जस्टिस नागरत्ना ने अपने निर्णय में नोटबंदी को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया। बहुत कुछ दिलचस्प और रोचक तर्क दिया उन्होंने। कुछ बिल्कुल नई बात भी कही उन्होंने, किंतु 5 जजों के इस बेंच में ऐसा निर्णय देने वाली वो अकेली थी। बाकी के 4 जजों ने नोटबंदी को कानूनी ठहराया और इस तरह 4 और 1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ जो भी याचिकाएं दायर की गई थी उन्हें खारिज कर दिया। अब इस चर्चा में हम देखते हैं कि नोटबंदी को सही ठहराने वाले जजों का क्या कहना था और इसे गैर कानूनी ठहराने वाली जज जस्टिस नागरत्ना का क्या कहना था। आपको याद होगा कि इस श्रृंखला के पहले के 6 वीडियो में से इस नोटबंदी पर हमने ये समझाया था कि वे कौन से मुद्दे थे नोटबंदी से जुड़े हुए जिन पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उन्हीं मुद्दों पर कोर्ट को फैसला देना था। तो पहला मुद्दा था कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 में जो लिखा हुआ है कि एनी सीरीज ऑफ नोट्स, अंग्रेजी का एनी ANY, तो किसी डिनोमिनेशन के एनी सीरीज ऑफ नोट्स की नोटबंदी करने की अनुशंसा आरबीआई कर सकता है, ऐसा आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 में लिखा हुआ है। तो पहला मुद्दा था कि क्या इस अंग्रेजी के शब्द एनी का अर्थ नोटों के कुछ ही सीरीज से लिया जाएगा या सभी सीरीज से। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 500 रुपए के नोट प्रचलन में हैं, सर्कुलेशन में हैं, तो इन 500 के नोटों में कई सीरीज होंगे जो प्रचलन में होंगे, सर्कुलेशन में होंगे। तो क्या आरबीआई इस उदाहरण में 500 के नोटों के सारे सीरीज को रद्द करने की अनुशंसा कर सकती है या कुछ की ही कर सकती है? तो अंग्रेजी के इस एनी का क्या अर्थ हुआ? क्योंकि 2016 में आपको याद होगा कि जो नोटबंदी हुई थी तो 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों के सारे सीरीज को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि सेक्शन 26 में जो एनी लिखा हुआ है उसका अर्थ कुछ सीरीज से है, न कि सभी सीरीज से। तो अब इस मुद्दे पर बहुमत के 4 जजों ने कहा कि एनी का अर्थ सारे सीरीज भी हो सकता है। हम इस शब्द एनी को इतने संकीर्ण नजर से नहीं देख सकते कि इसका अर्थ कुछ ही सीरीज हुआ, सभी सीरीज नहीं हुआ। तो हमें व्यावहारिकता पर जाना चाहिए, ऐसा चारों जजों ने कहा। हमें सेक्शन 26 के उद्देश्य का भी ध्यान रखना चाहिए और इसलिए इस एनी का अर्थ सभी सीरीज हुआ। अब यहाँ जस्टिस नागरत्ना का कुछ और ही कहना था। उनका कहना था कि एनी का अर्थ कुछ हुआ, सभी सीरीज नहीं। और चूंकि 2016 में नोटबंदी के नोटों के सभी सीरीज रद्द कर दिए गए थे तो यह आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 का उल्लंघन हुआ और इसलिए इस मुद्दे पर यह नोटबंदी गैर कानूनी हुई। तो इस मुद्दे पर बहुमत ने एनी शब्द की व्याख्या सभी के अर्थों में की और नोटबंदी को सही ठहराया, जबकि जस्टिस नागरत्ना ने इसे कुछ सीरीज के अर्थ में लिया और इस मुद्दे पर नोटबंदी को गैर कानूनी ठहरा दिया। दूसरा मुद्दा था कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 में लिखी हुई प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ या नहीं। अब आपको याद होगा और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कि आरबीआई की अनुशंसा पर सरकार नोटबंदी का नोटिफिकेशन निकालेगी। अब 2016 में हुआ ये कि पहले सरकार ने आरबीआई से विनती की कि आरबीआई नोटबंदी की अनुशंसा करे। तो अब याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि यह प्रक्रिया गलत हो गई, उलट हो गई, यानी शुरुआत आरबीआई को करनी थी न कि सरकार को। तो इस पर बहुमत के जजों का यह कहना था कि प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता कि नोटबंदी का प्रस्ताव पहले सरकार ने आरबीआई को भेज दिया। तो सरकार ने अगर पहले प्रस्ताव भेजा, ऐसा इन जजों का कहना था, बहुमत के जजों का, कि अगर सरकार ने पहले प्रस्ताव भेजा तो उसने अपना उद्देश्य भी लिखा था कि वह यह प्रस्ताव इसलिए दे रही है ताकि काले धन, आतंकवाद और जाली नोटों पर कुछ अंकुश लगाया जा सके।
तो यहां प्रक्रिया में कोई गलती नहीं हुई। एक और बात जो इस बहुमत के जजों ने कही, उन्होंने कहा कि केवल इसलिए कि 1946 में तथा 1978 में नोटबंदी संसद में कानून बनाकर की गई थी, तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 के तहत सरकार या आरबीआई को नोटबंदी का अधिकार है ही नहीं। यानी कि पहले चूंकि संसद से हुआ था तो अब भी सिर्फ संसद ही कर सकती है, ऐसा नहीं है। अब यहां पर जस्टिस नागरत्ना ने यह कहा कि सेक्शन 26 में ऐसा नहीं लिखा है कि सरकार नोटबंदी की प्रस्तावना आरबीआई को करेगी, आरबीआई को ही अनुशंसा करनी है, ऐसा लिखा हुआ है। यानी प्रक्रिया की शुरुआत आरबीआई को करनी है, न कि सरकार को। अब चूंकि 2016 की नोटबंदी में सरकार ने प्रस्ताव भेजा था पहले, तो यह सेक्शन 26 का उल्लंघन हो गया और इस तरह यह प्रक्रिया गलत हो गई, ऐसा जस्टिस नागरत्ना ने कहा। और तब कहा कि इसलिए यह नोटबंदी भी गैर कानूनी हो गई। अब यहां पर जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया की शुरुआत तो सरकार ने की, तो सरकार को इस संविधान के लिस्ट 1 में एंट्री 36 के अनुसार करनी थी। अब यह लिस्ट और एंट्री क्या है? तो देखिए, संविधान में 3 लिस्ट बने हुए हैं, जिनमें उन विषयों की चर्चा है जिस पर विधायिका कानून बना सकती है। यानी लिस्ट 1 जिन पर संसद कानून बना सकती है, उसमें लिखे विषयों पर। लिस्ट 2 जिन पर राज्य के विधायिका कानून बना सकती है, और लिस्ट 3 जिन पर दोनों ही यानी संसद भी तथा विधानसभा भी कानून बना सकती है। अब लिस्ट 1 में 36वें नंबर पे करेंसी, नोटों आदि की चर्चा है। लिस्ट 1 यानी जिन पर संसद कानून बना सकती है, जिनमें जो विषय लिखे हुए हैं उन पर। तो अब जस्टिस नागरत्ना का यहां पर यह कहना था कि चूंकि नोटबंदी की प्रक्रिया सरकार ने शुरू की, तो उसे लिस्ट 1 के अनुसार जाना था। अब कानून कैसे बनता है लिस्ट के विषयों पर? तो संसद में चर्चा करके, यानी नोटबंदी के इस विषय पर संसद में एक कानून बनाकर नोटबंदी करनी थी, अगर सरकार को ही शुरू करना था तो, जैसा उसने शुरू किया था। तो जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि अगर किसी को यह लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया की तैयारी को गोपनीय रखा जाना जरूरी था और संसद में बिल लेकर आने से गोपनीयता भंग हो जाती, तो सरकार एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाकर ऐसा कर सकती थी, और जब नोटबंदी हो जाती तो तय समय सीमा में ऑर्डिनेंस को संसद में बिल लाकर उस पर बहस करा लेती। तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इतनी बड़ी नोटबंदी को आप केवल गैजेट के माध्यम से नहीं कर सकते। संसद इस देश का प्रतिनिधित्व करता है, वह लोकतंत्र का केंद्र होता है। बिना उसे विश्वास में लिए सरकार इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। अब तीसरा मुद्दा यह था कि आरबीआई ने क्या नोटबंदी के पहले इस नोटबंदी पर स्वतंत्र रूप से विचार किया अथवा नहीं। तो इस पर बहुमत का यह कहना था, बहुमत के जजों का, कि विचार हुआ, विचार मंथन हुआ। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि आरबीआई ने इस पर स्वतंत्र रूप से और पूरा विचार नहीं किया था। आरबीआई ने जो दस्तावेज, अपनी बोर्ड की मीटिंग के दस्तावेज जो दिए, तो उन दस्तावेजों में आरबीआई ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उनमें से कुछ थे सरकार की ऐसी इच्छा है इसलिए हम वगैरह वगैरह, और ऐसे ही कुछ अन्य शब्द थे। तो जस्टिस नागरत्ना का कहना था कि इन शब्दों से यह स्पष्ट होता है, इनसे यह अर्थ निकलता है कि आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से विचार मंथन नहीं किया, केवल सरकार की इच्छा थी इसलिए उसने इस तरह के कुछ कदम उठाए, और मात्र 24 घंटे में इस विचार की पूरी कवायद पूरी कर ली गई थी। तो इससे भी यह पता चलता है कि विचार मंथन नहीं हुआ। इसके अलावा जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव गया था उसमें लिखा हुआ था कि वह जानना चाहते हैं कि आरबीआई के नोटबंदी पर क्या विचार है। तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि आरबीआई ने इसके उत्तर में केंद्र को जो भेजा उसे आरबीआई का विचार कहा जाएगा, क्योंकि सरकार ने तो विचार ही मांगा था, और इसलिए आरबीआई ने जो भी भेजा उसे उसकी अनुशंसा या रिकमेंडेशन नहीं माना जाएगा। तो इसलिए भी यह नोटबंदी गैर कानूनी हो गई। अब चौथा मुद्दा था कि जो नोटों को बदलने के लिए जो 52 दिन का समय दिया गया था वह पर्याप्त था या नहीं था। तो बहुमत ने कहा कि यह पर्याप्त था। अब एक मुद्दा यह भी था कि
इतनी बड़ी संख्या में नोटों को जो रद्द कर दिया गया, तो क्या यह उचित था? यानी विशाल संख्या, विशाल मात्रा, जिसे अंग्रेजी में प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। तो बहुमत का कहना था कि यह उचित था या अनुचित इस प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से। तो यह देखने के लिए इन्हें 4 आधारों पर देखना होगा। पहला, नोटबंदी का उद्देश्य। तो उद्देश्य थे काला धन, आतंकवाद और जाली नोटों पर रोक लगाना। तो यह पहला आधार यह बताता है कि इतनी विशाल संख्या में नोटबंदी ठीक थी। दूसरा आधार है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति और उस पर उठाए गए कदमों के बीच में कोई संबंध था कि नहीं। यानी आपका उद्देश्य है किसी वस्तु की प्राप्ति और आप जो कदम उठा रहे हैं वो किसी और वस्तु की प्राप्ति के लिए है, तो ये संबंध नहीं हुआ। यानी आपके ऑब्जेक्टिव और एक्शन के बीच में कोई संबंध है या नहीं है। तो बहुमत ने कहा कि जो उद्देश्य थे काला धन वगैरह पर रोक लगाना और जो कदम उठाए गए उनके बीच में एक संबंध था। तीसरा आधार कि क्या नोटबंदी के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी अपनाया जा सकता था इन उद्देश्यों के लिए। तो इस पर बहुमत के जजों का कहना था कि नहीं, नोटबंदी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और चौथा आधार था कि क्या संविधान में ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे कदम यानी नोटबंदी के कदम नहीं उठाए जा सकते इन उद्देश्यों के लिए। तो ऐसा भी कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बहुमत के जजों ने कहा कि इन चारों आधारों पर यह कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी विशाल संख्या में जो नोटबंदी हुई उसे उसकी विशालता के आधार पर कानूनी रूप से गलत नहीं ठहराया जा सकता। अगला मुद्दा था कि सेक्शन 26 में जो नोटबंदी का अधिकार या जो उसकी अनुशंसा का अधिकार जो आरबीआई को या सरकार को दिया गया है, तो क्या कहीं यह आवश्यकता से अधिक अधिकार तो नहीं दे दिए गए हैं। तो इस पर बहुमत ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आरबीआई आखिर सरकार के साथ विचार विमर्श करके ही काम करती है और सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार है और संसद देश की जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो इस तरह से इसमें एक इनबिल्ट सेफ्टी का प्रावधान बना हुआ है। तो जो भी अधिकार दिए गए हैं आरबीआई को या सरकार को इस संबंध में, उनका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए एक इनबिल्ट सेफ्टी की व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में की गई है। अब एक अगला मुद्दा था कि नोटबंदी का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। आपको याद होगा कि चिदंबरम ने कहा था कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, काले धन को वापस लाने का या पूरी तरह से वापस लाने का, जाली नोटों को पूरी तरह से रोकने का, ये सब उद्देश्य पूरे नहीं हुए। तो बहुमत ने कहा, जजों के बहुमत ने कहा कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो इस आधार पर हम इस नोटबंदी के कदम को गलत नहीं ठहरा सकते। कई बार हम कदम उठाते हैं, उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने भी कहा कि उद्देश्य तो अच्छा था, सरकार की मंशा भी अच्छी थी। अब अगर वह इस पूरी नोटबंदी को गैर कानूनी ठहरा रही हैं तो सिर्फ कानूनी आधार पर, इसलिए नहीं कि सरकार की मंशा पर उन्हें कोई शक है। अब एक जो अगला मुद्दा था कि नोटों को बदलने की समय सीमा अब दी जा सकती है या नहीं। तो इस पर जजों का कहना था, बहुमत का कहना था कि आरबीआई को तय सीमा से आगे जाकर नोटों को बदलने का अधिकार नहीं है, आरबीआई एक्ट सेक्शन 4 के अनुसार। तो इस तरह से इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के बहुमत ने इसे उचित और कानूनी ठहरा दिया। जस्टिस नागरत्ना ने इसे गैर कानूनी ठहराया, पर उन्होंने भी कहा कि अब इसे पलटा नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ राहत दी जा सकती है जो लोग इससे आहत हुए हैं। तो अब उन्हें क्या राहत दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, इस पर अब सरकार सोचे, सरकार तय करे। तो इस तरह से मिला जुला कर 4 और 1 के बहुमत से नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने सही, कानूनी और संवैधानिक ठहरा दिया, बजाय इसके कि जस्टिस नागरत्ना ने इसे अनुचित, असंवैधानिक और गैर कानूनी ठहराया। तो इस तरह से वर्षों से चले आ रहे इस पूरे नोटबंदी के प्रकरण पर आज एक पर्दा पड़ गया, इसका एक अंत हो गया। इस पर जो कानूनी उलझन थी, जो कानूनी विवाद था, वह आज समाप्त हो गया, कम से कम कानूनी दृष्टि से। तो इस पूरे प्रकरण पर अगर आप हमारे पहले के 6 वीडियो देखना चाहें, जिसमें हमने इस पूरे नोटबंदी की पृष्ठभूमि और उसकी तमाम बातों की चर्चा की थी, तो उनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। मुझे आशा है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी।
कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसके पहले कि हम किसी नए विषय पर आपके सामने आते हैं, तब तक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और नमस्कार।